इतनी करुणा का जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नहीं रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास से कमजोर हो ना। बट एक ही क्लास एक। हाँ ठीक है ठीक। हाँ जी, जो क्वेश्चंस किए कोई डाउट है उसमें, या क्वेश्चन किया ही नहीं? हाँ, हो रहे क्वेश्चन? क्या डाउट पूछना है अभी तक? ठीक है हाँ? अभी तक जितने किए सब हो गए? ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं अगली थ्योरी पढ़ने से पहले। कुछ लोग जब तक आते जा रहे हैं तो फिर वो अगली थ्योरी बिगड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सीरीज LCR AC circuit, in a series LCR AC circuit, voltage across L, C and R are 10 volt on each, 10 volt on each। क्या है क्वेश्चन भाई? सभी पे वोल्टेज कितने हैं? सभी के वोल्टेज हैं 10 वोल्ट। ऑलराइट, सबका वोल्टेज है 10 वोल्ट। क्वेश्चन है, इफ कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड, कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड, फाइंड voltage across L, voltage across L। कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड, फाइंड voltage across L। हम्म, ये क्वेश्चन एक सर्किट है या दो सर्किट का क्वेश्चन है? पहले LCR था, कैपेसिटर शॉर्ट होने के बाद क्या बचेगा? तो ये आपके बिल्कुल दिमाग में चलना चाहिए कि दो सर्किट है ये। और जब ये दो सर्किट है LC और R, ठीक है ना, तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होने पे वोल्टेज ऑफ द सोर्स तो वही रहेगा, सोर्स सप्लाई थोड़ी चेंज हो गई। हेलो, अच्छा बाद में जब ये शॉर्ट सर्किट होगा, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट समझते हो ना, कंडक्टिंग वायर से जोड़ देना, वो खत्म हो जाना, एक वायर बन जाना बस। तो जब इसको शॉर्ट करोगे, इसको खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास कौन सा सर्किट बचेगा? LR सर्किट बचेगा और सोर्स वही बचेगा। तो इसका वोल्टेज बताने के लिए सोर्स का वोल्टेज पता होना जरूरी है क्या? हम्म, सोर्स का वोल्टेज पता होना जरूरी है। तो क्वेश्चन में गिवन है BL इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BR इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ये गिवन है। क्या इससे एक बात और पता चल रही है कि XL की न्यूमेरिकल वैल्यू, XC की न्यूमेरिकल वैल्यू और R, ये तीनों क्या है? BL इज IXL, BC इज IXC, BR इज IR। ये तीनों सेम हो गए? नहीं, तीनों सेम हुए। अब सोर्स का वोल्टेज बताओ। सोर्स का वोल्टेज कैसे लिखोगे आप लोग? अंडर रूट BR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। दिस इज योर 10 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर इज 10 वोल्ट ओनली। अब आ जाए अपने क्वेश्चन पर। अब आप LR सर्किट पर ध्यान लगाइए। ध्यान किधर है? और वोल्टेज अक्रॉस L बताना है। कैसे बताओगे? IXL, आई क्या होगा? B बाई जेड ऑफ द सर्किट। जेड मतलब R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर N टू XL, यही होगा। सोर्स का वोल्टेज हम निकाल चुके हैं, XL और R ये दोनों न्यूमेरिकली सेम है, तो ये हो जाएगा 10 XL की जगह पर R अंडर रूट R स्क्वायर, XL की जगह पर R, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 10/√2 वोल्ट। क्या आंसर आ गया? देखो, शुरुआत करने से ही क्वेश्चन होगा। शायद आपने शुरुआत किया था तो पता था कि एंड यहां तक होगा, ऐसे होगा, शायद शुरू में नहीं अंदाजा था। एक मिनट उल्टा चलते हैं। चलिए उल्टा चलते हैं। उल्टा चलते हैं मतलब, उल्टा चलते हैं यानी पहले टारगेट सेट करते हैं, मुझे चाहिए क्या, मुझे जरूरत क्या क्या, उल्टा चलते हैं। चलिए उल्टा चलिए। आपको एल का वोल्टेज चाहिए था, तो एल का वोल्टेज क्या होगा? IXL, सही है। आई कैसे निकलेगा इस सर्किट का? B बाई जेड, B अपॉन अंडर रूट। अब आपको क्या क्या जरूरत है, चलो बताओ। आपको आर चाहिए, आपको एक्सएल चाहिए, आपको सोर्स का वोल्टेज चाहिए। जब आपको तीनों का वोल्टेज दिख गया तो सोर्स का वोल्टेज निकालने के लिए अपने पास फार्मूला है, तो एक तरीका यहां हो गया। और जब तीनों का वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम कब होगा? जब करंट, क्योंकि सीरीज में सेम होती है, करंट सेम होगी, और जब वोल्टेज सेम है तो इसका मतलब एक्सएल, एक्सी और आर न्यूमेरिकली क्या होंगे? ये तीनों न्यूमेरिकली सेम होंगे, और तीनों न्यूमेरिकली सेम होंगे तो मुझे लगता है इसका हमें पूरा लाभ मिल गया कि नहीं? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़े। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? आप तैयार हैं? हो गया भाई। अ सीरीज एलसीआर सर्किट, अ सीरीज LCR circuit with R is equal to 100 ohm, a series LCR circuit with R is equal to 100 ohm is connected with, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, is connected with 200 volt 50 hertz supply when only L is removed, comma I leads with V, when only L is removed, I leads with B by 60 degree, and when only C is removed, when only C is removed, comma I lags with V by 60 degree, I lags with B by 60 degree, then for given LCR circuit, जो शुरू में आपके पास सर्किट गिवन था, then for given LCR circuit, find current, power consumption, and power factor of the circuit, and power factor आपको निकालना है ओरिजिनल एलसीआर सर्किट का, लेकिन बीच में कुछ कुछ पैरामीटर्स गिवन है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, दोबारा कब आ जाए भरोसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो जिसमें कई बार रिपीट एग्जामिनर की निगाह में रहते हैं, कभी भी आ सकते हैं ये। हाँ, एक एक करके सोचो, आपको चाहिए क्या? करंट निकालना है तो क्या चाहिए, एक बार प्लान करो। V बाई जेड चाहिए, तो जेड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक्सएल चाहिए, एक्सी चाहिए और आर चाहिए। तीन चीजें चाहिए। आर तो है अपने पास, आर तो है, और क्या चाहिए? एक्सएल चाहिए, एक्ससी चाहिए, दो बातें और चाहिए ना। है क्या आपके पास? क्योंकि शुरू में तो नहीं गिवन है। एक्सएल एक्सी की वैल्यू ना देकर शायद उसके लिए कुछ नाटक खेला गया है, कुछ कहानी बनाई गई है, सर्किट को कुछ मॉडिफाई कर करके कुछ बातें आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। मुझे लगता है उससे शायद कुछ फायदा हो जाए आपका। तो ये बताओ, जब आपने सी को रिमूव किया, पहले क्या हटाया? एल। तो एल रिमूव करने के बाद सर्किट कौन सा बचा? सी आर सर्किट बचा। तो सी आर सर्किट का फेज डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा? tan phi इज इक्वल टू रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और ये वैल्यू आपको गिवन है 60, ये वैल्यू गिवन है 60, दिस इज एक्सी बाई आर। तो एक्ससी की वैल्यू आ तो गया भाई, हेलो, एक्सी अननोन कहां रह गया? हो तो गया। जो फेज डिफरेंस कैलकुलेशन हम लोग tan phi से करते हैं, वो रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ही तो करते हैं, और रिएक्टेंस हमें चाहिए था, वो तो बढ़िया तो है, अच्छा तो है। अब बताओ इसके बाद क्या हटाया हमने? ओनली सी रिमूव। तो सी रिमूव करने के बाद सर्किट क्या बचा? एलआर सर्किट बचा, ठीक है ना। एलआर सर्किट बचा। अब एलआर सर्किट में आपको पता ही है कि वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलता है, वही सब लिखा हुआ है, आपको तो वैल्यू से मतलब है। तो बताओ इसका फेज डिफरेंस कैसे लिखोगे? tan phi रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, एलआर सर्किट है तो रिएक्टेंस इज ओनली एक्सएल अपॉन आर। तो दिस इज अगेन 60 और 60 डिग्री, दिस इज योर एक्सएल बाई आर। तो एक्सएल भी कितना आ गया? R√3। तो एक्सएल और एक्सी इक्वल यहाँ पे नजर आ रहे हैं न्यूमेरिकली, और यदि न्यूमेरिकली इक्वल है तो इंपेडेंस कितना होगा? इंपेडेंस होता है √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, और इसका होल स्क्वायर से कम्स आउट ओनली आर। और यदि ऐसी बात है तो I इज इक्वल टू बी बाई जेड, लेकिन जेड की जगह पर कितना? R, और B हो गया 200, R है यहाँ पे 100, तो ये 2 एम्पियर की तो करंट हो गई। और पावर कंजम्पशन का फार्मूला वैसे तो होता है I²R, I मतलब B बाई जेड, I मतलब और इंटू आर, लेकिन जेड की वैल्यू क्या है? आर, और इसका स्क्वायर इंटू आर, सो सिंपली इट इज B² बाई आर, और बी यहाँ पे है 200 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हो गया 400 वाट। 400 वाट। पावर फैक्टर का फार्मूला बोलो। आर बाई जेड होता है, लेकिन जेड यहाँ कितना हो चुका है? सो दिस इज 1, तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट क्या हो गया? हाँ, पावर फैक्टर यहाँ पे 1 हो गया, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो ये रेजोनेटिंग सर्किट का पार्ट है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों क्या हो चुके हैं। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन में रेजोनेंस जैसा कोई टर्म बोला नहीं आपसे, और बोलने की जरूरत थी क्या यहाँ पे? आपको एक्सएल चाहिए, आपको एक्सी चाहिए, आर आपके पास है ही, तो जेड निकल जाएगा, पावर फैक्टर निकल जाएगा, पावर कंजम्पशन निकल जाएगा, सारे पैरामीटर हो गए, ठीक है कि नहीं?
समझ गए? तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्किट पे चलते हैं। एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस। कौन सी कंडीशन में है ये? इसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट के अंदर इंपॉर्टेंट। मैंने एलसीआर सर्किट को मास्टर सर्किट बोला था, याद है ना? मास्टर सर्किट क्यों बोला था? क्योंकि एलसीआर आपने पढ़ने के बाद आपने देखा कि सारे सर्किट हो रहे थे। एलसीआर सर्किट के आंसर्स में से एक एक टर्म हटा दो तो दो दो सर्किट वाला आ जाएगा, दो कंपोनेंट वाला। तो सच सच तो यही है कि एलसीआर सर्किट अपना मास्टर सर्किट था, है कि नहीं? ठीक है भाई, चलिए। तो अब हम अगले पार्ट पर आते हैं, अगले डिस्कशन पे आते हैं कि एलसीआर सर्किट की एक विशेष कंडीशन है, एक विशेष विशेष सिचुएशन होती है जिसको हम रेजोनेटिंग सर्किट बोलते हैं। और ये एग्जामिनर की पसंद बनती है क्वेश्चन बनाते समय, क्योंकि आप अभी देखोगे कि एलसीआर सर्किट जब वो रेजोनेंस होगा तो वो एलसीआर रह ही नहीं जाएगा, वो प्योरली रजिस्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे रेजोनेटिंग सर्किट क्या होती है, पहले हम जाने तो सही। when natural frequency when natural frequency when natural frequency of the circuit when natural frequency of the circuit is equal to the frequency of is equal to the frequency of AC source, when natural frequency of circuit क्या लिखा is equal to the frequency of AC source, then circuit is said in resonance. Then circuit is said in resonance. सर्किट कौन सी कंडीशन में कही जाएगी? सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में कही जाएगी। बंद करना होगा तो बंद कर लेना, मन करेगा तो। देन सर्किट इज सेड इन रेजोनेंस। ठीक है, फुल स्टॉप। अब रेजोनेंस में क्या क्या कंडीशन है वो एक एक करके मैं कलेक्ट कर रहा हूं, और सारी कंडीशंस एक न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। एट रेजोनेंस, पहले बताओ रेजोनेंस हम कब बोलेंगे? हम फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं, हम फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं। रेजोनेंस कब कहा जाता है? जब दो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। आंख में सूजन कैसे हो गया भाई तुम्हें? क्या किसी ने मार दी? क्या हुआ, कुछ काट लिया? अच्छा चलो, दर्द कर रहे हैं, दवा नहीं लिया? यहाँ बाहर से भी ले सकते हो, यहाँ पे, यहाँ इनके पास मेडिसिन होगी, यहाँ पे काउंटर पे जाके बोल के ले सकते हो, कुछ कॉम्बी फ्लेम वगैरह। हाँ, काउंटर पे होगी मेडिसिन। हेलो, हाँ, मैंने क्या बोला कि हम फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं। रेजोनेंस हम कब समझते हैं, हम कब जानते हैं कि सर्किट रेजोनेंस में होगा? जब दो फ्रीक्वेंसी मैच करती है। आपने देखा कि जब हमने पेंडुलम का ऑसिलेशन पढ़ा, और पेंडुलम में एक कंडीशन आती है जब फोर्स्ड ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन? फोर्स्ड ऑसिलेशन। आप ऐसे थोड़ा इमेजिन करो कि एक बच्चा झूला झूल रहा है, वो पेंडुलम की तरह से इमेजिन करो, ठीक है ना? और आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स भी साइनोसाइडल, ठीक है ना? आपने कुछ फ्रीक्वेंसी का फोर्स लगाया, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का, वो आपकी तरफ आया, जब वो जाने लगा हल्का सा फोर्स लगा दिया, फिर आया, फिर हल्का सा लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब उसके मोशन के अनुरूप आप फोर्स लगा रहे होंगे तो उसका ऑसिलेशन, उसके झूलना, वो और अच्छे से झूलने लग गया। और एक तो तरीका ये है कि वो आ रहा था, उधर से आ रहा था, उधर बिगाड़ दिया, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं किया। और एक होता है कि आपने जब फोर्स लगाया तो आपकी फ्रीक्वेंसी और उस वो जो ऑसिलेशन हो रहा था वो मैच कर गया, तो उसमें आपने देखा कि एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो गया। आपने यदि साउंड पढ़ा हो, रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया हो, किया है क्या? इस साल में पूछ भी नहीं सकता। तो रेजोनेंस ट्यूब में जब होता है ना डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब, तो उसमें ट्यूनिंग फॉर्क को ऑसिलेट करा के और रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर रखते हैं, तो उसमें वाटर कॉलम को ऊपर नीचे धीरे धीरे करते हैं, तो एयर कॉलम की लेंथ चेंज होती है। एयर कॉलम की लेंथ चेंज होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो एक समय ऐसा आता है जब हम अपने ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करा के उसके मुंह पर रखते हैं, तो हमारी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और उस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो उसमें अच्छा खासा साउंड आता है। ये साउंड यदि आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया है तो ये साउंड आपने जरूर सुना होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी फंडामेंटल पर आपका रेडियो सिस्टम बेस्ड होता है कि कोई रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपके सर्किट में लगे एलसीआर सर्किट से मैच कर गया तो वो फ्रीक्वेंसी कैच कर लेगा, यानी उसका साउंड आपको मिलने लग जाएगा। उसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा ये डिस्कशन हमें पढ़ना है, सेंस वही है, फ्रीक्वेंसी मैच कराना है। अब देखते हैं एट रेजोनेंस क्या होगा। एट रेजोनेंस क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट नंबर ए लिखें, लिखते चलें। एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस में करंट, रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी मैच कब होती है? जब एक्सएल और एक्ससी दोनों, क्योंकि हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल करके आती है, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा तो ओमेगा आर एल इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन आर लगाने का मतलब रेजोनेंस। लिखते चले, बहुत सारी बातें लिखनी है, लिखते चलेंगे आप। तो रेजोनेंस में पहली बात आपने क्या सीखा कि फ्रीक्वेंसी मैच होता है तो जैसे एसएचएम में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, वैसे मेरे चैप्टर में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। आप बता सकते हैं करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो जेड क्या होगा? जेड मिनिमम कब होगा? जब 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 एक्सएल और एक्ससी, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा, यही एक टर्म है जहां माइनस हो रहा है, तो ये टर्म खत्म हो जाए तो जेड मिनिमम हो जाए। कब खत्म होगा बोलो? जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी, तो ओमेगा आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 अपॉन अंडर रूट प्लस सी। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलो, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू ओमेगा आर बाई
2 पाई, यू कैन राइट हियर 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ लस्सी। आज ऐसा भी फार्मूला मिलेगा जिसमें आपको लस्सी ऐसा लगेगा कि लस्सी पीना पड़ रहा है। अभी तक लस्सी लस्सी बोलते रह रहे हैं ना ऐसे फालतू में, है ना। यदि लस्सी बोलते बोलते, भले ही ठंडा का मौसम है लेकिन फिर भी यदि लस्सी पीने का मन होगा तो अभी फार्मूला मिलेगा आपको। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताइए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, इधर देखो, ये फ्रीक्वेंसी मेरे सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मेरे सर्किट में एलओसी डिसाइड कर देगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मेरे सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो एलओसी डिसाइड कर देगा। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? एलओसी। और उसी फ्रीक्वेंसी के आपने सोर्स लगा रखे हैं, जो एसी सोर्स लगा रखा है। जैसे ये सॉल्व किया, मान लीजिए 100 आ गया, और आपने एसी सोर्स कितने पे लगा रखा है? 100, तो रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस हो गया तो सबसे पहले तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है। याद हो गया? जब रेजोनेंस होगा तो आपको हमें बताना है कि रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा। रिएक्टेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंपेडेंस। रिएक्टेंस क्या होगा? रिएक्टेंस होता है एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये जीरो हो जाएगा। रेजोनेंस में रिएक्टेंस बोलिए, जीरो हो गया। इंपेडेंस बताइए, बताते चलें, लिखते चलें, बहुत सारी बातें मुझे करनी है रेजोनेटिंग कंडीशन में, बहुत सारी बातें हमें आपसे करनी है। आप चलते चलें साथ में ही चलते चलें, पॉइंट वाइज कलेक्ट करें, एक एक पॉइंट लिखते चलें कि रेजोनेंस में आपने क्या क्या कंडीशन सीखा। रेजोनेंस में कौन कौन सी कंडीशन रेजोनेटिंग कंडीशन में आया। इंपेडेंस कितना होगा इस समय? पक्का? कैसे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंपेडेंस मिनिमम होगा। यहीं पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान सावधान, यहीं पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हम एलसीआर पढ़ रहे हैं लेकिन एलसीआर नहीं पढ़ रहे हैं। एलसीआर पढ़ रहे हैं लेकिन एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है, तो वो एलसीआर है ही नहीं। बताओ क्या है वो? प्योरली रजिस्टिव सर्किट बिहेवियर में है। इसीलिए एग्जामिनर को ये क्वेश्चन पूछने में बहुत मजा आता है, क्योंकि माहौल तो एलसीआर का बना, देयर इज एलसीआर सर्किट, ये वो, ऐसा लगता है माहौल जमा हुआ है। और नीचे क्वेश्चन पूछा, फाइंड इंपेडेंस एट रेजोनेंस। कुछ करना है क्या? जैसे ही रेजोनेंस पूछा, चाहे फेज डिफरेंस हो, चाहे करंट हो, चाहे पावर हो, चाहे पावर फैक्टर, दैट इज ऑल अबाउट ओनली रजिस्टिव। नेक्स्ट पॉइंट डी लिखेंगे। सारा कैलकुलेशन हम इंपेडेंस रेजोनेंस में कर रहे हैं। सिंस एक्सएल इज इक्वल टू, अच्छा करंट पहले लिख लेते हैं। करंट बताइए। करंट तो वैसे बी बाई जेड होता है, लेकिन जेड की वैल्यू, तो करंट इस समय क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बी बाई जेड नहीं, बी बाई आर हो चुकी है इस समय, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कीजिए। आई एक्सएल इज इक्वल टू आई एक्सी, तो बीएल इज इक्वल टू बीसी, यानी एल और सी के वोल्टेज, यदि एलसीआर सर्किट आप पढ़ रहे हैं और एल और सी के वोल्टेज आपको इक्वल छपे हुए नजर आए, किसके किसके? एल और सी के वोल्टेज इक्वल छपे हुए नजर आए, तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि वो सर्किट रेजोनेंस में है, चाहे कहा जाए चाहे ना कहा जाए। कई बार क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है फाइंड दिस क्वांटिटी एट रेजोनेंस, और किसी किसी क्वेश्चन में चिल्ला के नहीं, चुपके से एल और सी का वोल्टेज इक्वल छाप दिया गया है, आपको तुरंत पता कर लेना चाहिए ये सर्किट रेजोनेटिंग कंडीशन में है। और यदि ये दोनों इक्वल हैं तो सोर्स का वोल्टेज बताइए इस समय कितना होगा? दिस इज योर बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो सोर्स का वोल्टेज रजिस्टेंस पर होगा, और होना भी चाहिए। सोर्स का 100% वोल्टेज आपको कहां मिलेगा? भाई सोर्स जो भी लगाओगे सारा रेजिस्टेंस पे मिलेगा इस समय। ठीक है, क्लियर हो गया? ये डिस्कशन क्लियर हो गया? बी एंड आई आर इन सेम फेज, ये सही है? ये सही है क्या? कैसे पता चला? प्योरली रजिस्टिव सर्किट है। आप चलो निकाल लो ना, tan फाई निकाल लो ना। tan फाई क्या होता है? रिएक्टेंस बाई रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस जीरो है बाई आर, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू जीरो। तो एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है, तो एलसीआर कहां है? वो तो रजिस्टिव है, और रजिस्टिव में फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं। यही गलतियां होती हैं कि आपको एलसीआर लिखा है तो आपको सेम फेज बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन है सेम फेज में जब वो रेजोनेंस में है। ये ठीक है। पावर फैक्टर बता दो इस समय। पावर फैक्टर पिछले टर्न पर कई बार मैं बड़ी देर तक बोला कि रेजोनेंस होगा तो पावर फैक्टर 1 होगा। बड़ी देर तक मैं आपसे बोलता रहा, पढ़ाता रहा, समझाता रहा कि पावर फैक्टर सर्किट का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है पावर फैक्टर 1 कैसे होगा? गेट बंद करो। पावर फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आप डिस्कशन करेंगे, इसी से रिलेटेड, यहीं से रिलेटेड ग्राफ का डिस्कशन करेंगे। तो एक ग्राफ डिस्कस होगा हमारा, इम्पिडेंस वर्सेस ओमेगा। इम्पिडेंस वर्सेस ओमेगा, दिस इज योर ओमेगा आर। रास्ते में कहीं ओमेगा आर मिलेगा ना, फ्रीक्वेंसी जीरो से बढ़ाना शुरू किया तो रास्ते में ओमेगा आर आएगा कि नहीं आएगा? अब ऐसे देखा जाए तो जेड का फंक्शन देखो मेरा क्या है, एक बार देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल मतलब ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। कोई नॉन ग्राफ थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कि सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल ही होते हैं सारे। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कितने तरह के फंक्शन पढ़ते हैं,
कितने तरह के फंक्शन पढ़ते हैं और कोई भी ग्राफ आप बना लेते हैं, नहीं कुछ समझ में आता है ग्राफ बनाने में तो फंक्शन को उठा के जीरो कर दिया, पता कर लिया कि कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, फिर एफ डैश एक्स जीरो एफ डैश एक्स निकाल लिया, देख लिया कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आइडिया लग जाता है ना कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो हमें यहाँ फिजिक्स के हिसाब से ग्राफ का अंदाजा लग रहा है, यहाँ हमें इस फंक्शन को देख के बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर टाइप का इक्वेशन है, ग्राफ है। तो इसमें आपको मैथमेटिकली कोई इक्वेशन नजर नहीं आ रही है, कोई कोई नॉन ग्राफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हमें समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? कि जिस समय रेजोनेंस होगा उस समय जेड कितना होगा, मिनिमा तो मुझे दिख रहा है ना, बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी पे दिख रहा है, ओमेगा आर पर। तो उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो भी जेड की वैल्यू ज्यादा होगी, उससे हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो भी जेड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इसका ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से होगा, फिजिक्स के हिसाब से तो दिख रहा है ना आपको। आई रिपीट अगेन, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, जिस समय रेजोनेंस होगा उस समय जेड की वैल्यू सबसे कम की ज्यादा, सबसे कम, तो सबसे कम पर निशान लगा दिया। अब फ्रीक्वेंसी इससे छोटा हो इससे बड़ा हो तो जेड की वैल्यू इससे ज्यादा होगा, कंफर्म है? बस इतना ही चाहिए मुझे ग्राफ में, ठीक है। और इसी को यदि मैं करंट के लिए बना दूं तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि करंट के लिए ठीक इसका उल्टा बन सकता है क्या? हाँ, करंट के लिए इसका उल्टा बनेगा क्या? क्या कहते हैं आप लोग? जिस समय रेजोनेंस होगा उस समय करंट, जिस समय रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा, दिस इज ओमेगा आर, तो ओमेगा आर पर जेड सबसे कम है तो करंट सबसे ज्यादा, उससे कम फ्रीक्वेंसी हो या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जेड की वैल्यू बताओ, उससे कम या उससे ज्यादा, जेड, जेड ज्यादा है तो करंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको जरूरी नहीं है कि फिजिक्स मैथमेटिकली ग्राफ का नेचर नजर आ रहा है, आपको ग्राफ का स्वभाव ही तो देखना था, हल्का सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही तो अंदाजा लगाना था कि बढ़ रहा है कि घट रहा है कि क्या हो रहा है, वो अंदाजा आपको फिजिक्स के हिसाब से लग रहा है ना, कॉन्सेप्ट के हिसाब से लग तो रहा है ना कि क्या होने वाला है। एक और ग्राफ बनाएंगे और बहुत ही काम का ग्राफ होगा अगला जो मैं बनाऊंगा। नेक्स्ट जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं एक्सेल वर्सेस ओमेगा एज वेल एज एक्ससी वर्सेस ओमेगा, एक्सेल वर्सेस ओमेगा और एक्ससी वर्सेस ओमेगा, ये दो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। बी एल कहाँ लेते थे, ऊपर के नीचे, बी एल, वहीं एक्सेल रहने दो ना, बीसी कहाँ लेते थे, वहीं एक्सी रहने दो, आप मैग्नीट्यूड लेके ऊपर भी जा सकते हो। एक्ससी का मतलब नीचे वाला वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मत समझो, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ऊपर ऊपर वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एक्सेल की वैल्यू मिलेगी, नीचे देखेंगे तो एक्सेल और ओमेगा में रिलेशन बोलो, स्ट्रेट लाइन बिहेवियर लो भाई, ये वाई कोऑर्डिनेट और ओमेगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं ऐसा है। और एक्ससी वर्सेस ओमेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सही है, ये एक्सिस को टेंड करेगा ना, एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा, एज ओमेगा टेंड्स टू इनफिनिटी एक्सी, ओमेगा टेंड्स टू इनफिनिटी एक्सी टेंड्स टू जीरो, ठीक। अब ये नीचे जो वाई कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लो ये कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है तो ये जो लेंथ होगी वो एक्सी बताएगा, और ऊपर जो लेंथ होगा वो देखते जाना, जैसे कोई रटना नहीं है, देखिए आराम से कितने अच्छे से आप बता सकते हो। जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी कौन बढ़ेगा कौन घटेगा जरा बताओ। एज ओमेगा टेंड्स टू जीरो, ओमेगा जीरो होगा, एक्स इज इनफाइनाइट, डीसी सोर्स के लिए एक्स इनफाइनाइट होता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाना शुरू करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी कम होगा और एक्सएल बढ़ेगा, ग्राफ में देखते जाना, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी देखिए पहले एक्सी कितना था, बहुत ज्यादा था, देखिए एक्सी टेंड्स टू इनफिनिटी जा रहा था, धीरे 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 आगे चलते गए चलते गए चलते गए, एक फ्रीक्वेंसी शायद आपको ऐसी नजर आ रही होगी जिसमें इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट होपफुली आपको इक्वल नजर आ रहा होगा। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी रही होगी? हाँ, उधर का वाई कोऑर्डिनेट और नीचे का वाई कोऑर्डिनेट, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी रही होगी जब दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम हो गया? जब रेजोनेटिंग रहा होगा। तो मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इज इट नॉट? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और नेचर ऑफ सर्किट बताइए, बहुत पूछा जाता है, प्योरली रेजिस्टिव, सही है कि नहीं? खूब पूछा जाता है, चाहे मेन हो चाहे एडवांस का पेपर हो, आपको खूब मिलेगा ये क्वेश्चन। इसी तरह से ओमेगा लेस देन ओमेगा आर पर देख के बताइए कौन बड़ा है, ग्राफ देख के बताइए, सोच के भी बताइए, इसमें कोई रटना नहीं है। ओमेगा कम होगा तो एक्सी बड़ा होगा, ओमेगा कम होगा तो डेफिनेटली एक्सएल छोटा होगा। तो ओमेगा लेस देन ओमेगा आर, ओमेगा लेस देन ओमेगा आर कौन बड़ा हुआ? एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल। तो सर्किट का नेचर कैसा होगा? कैपेसिटिव डोमिनेंस होगा, यानी जिस तरह से सीआर सर्किट का बिहेवियर होता है वैसे ही इसका बिहेवियर होगा। सीआर सर्किट में करंट आगे चलती है ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यदि खाली एक लाइन आपको कोई बोल दे, एट फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वेदर आई लीड और लैग विद वोल्टेज, इतनी केवल एक लाइन बोला मैंने, एट फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो लेस देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में कौन बड़ा? एक्ससी, एक्ससी बड़ा तो कौन बड़ा? बीसी, बीसी बड़ा होगा तो बीआर यहां होता है, बीसी बड़ा होगा तो ये बीसी माइनस बीएल खींच के नीचे लाएगा वोल्टेज को, तो रिजल्टेंट वोल्टेज नीचे खींच के लाएगा, करंट यहां होगा तो करंट क्या चलेगी? लीड करेगी। कुल मिलाकर जो सीआर सर्किट का बिहेवियर होगा वही एलसीआर सर्किट का बिहेवियर होगा, वही एलसीआर सर्किट का बिहेवियर होगा, यानी करंट लीड करेगी, सीआर सर्किट जैसा होगा ये। इसी तरह से ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर,
कौन बड़ा हुआ? इससे आगे निकलते ही आप देखो कौन बड़ा हो गया, ये और छोटा हो गया, ये और बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे आगे जाओगे ओमेगा बड़ा होता जा रहा है, एक्सएल बड़ा होता जा रहा है, नहीं? तो ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। तो एक्सएल बड़ा हो गया तो सर्किट का नेचर कैसा होगा? इंडक्टिव नेचर होगा, यानी प्योरली जैसे जैसे एलआर सर्किट बिहेवियर होता है वैसे ही इसका भी बिहेवियर होगा। अब बताओ, आपसे पूछा मैंने कि एट अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आई लीड करेगा कि लैग करेगा? तो एलआर सर्किट में जो करता है वही होगा, क्योंकि सर्किट का नेचर क्या हो चुका है? इंडक्टिव नेचर हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि एलसीआर सर्किट सर्वगुण संपन्नम। सर्वगुण, it can behave like only purely resistive circuit, it can behave like LR circuit, it can behave like CR circuit, all right? ये इसमें सभी स्वभाव मौजूद रहता है। इसीलिए जब आपसे पूछा जाए कि एक सीआर सर्किट में आई लीड करेगा, आई लैग करेगा कि आई फेज में होगा, तो आप कह सकते हैं तीनों पॉसिबिलिटी है। हेलो, तीनों पॉसिबिलिटी है। करंट कैन लीड विद वोल्टेज, एलसीआर सर्किट में तीनों पॉसिबिलिटी ऑब्जर्व होगी। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। एलसीआर में तीनों ऑब्जर्व होगा, होगा कि नहीं होगा? ये आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जेई मेन के पेपर में देखिएगा, जेई एडवांस के पेपर में देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इस साल भी किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन नजर आया था। आई थिंक यहां तक डिस्कशन ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट, ये ग्राफ बना लिया ना, इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आपको नाम सुनकर कैसा लगा? हम्म, फिर अच्छा खराब बोल रहे हो। नाम से कुछ मीनिंग आ रही है? जैसा लिखा है वही मीनिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो लिखा है वही मीनिंग है। ऐसी फ्रीक्वेंसी आप लिख चुके हो तो यही आप नोट कर लीजिए। इधर कंप्लीट हो गया। इट इज द फ्रीक्वेंसीज, लिखो कोई इस बचा है किसका, लिखो कंप्लीट करो फटाफट। नेक्स्ट थर्ड लिखिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। राइट डाउन, इट इज द फ्रीक्वेंसीज, it is the frequencies at which it is the frequencies at which power in the circuit power in the circuit becomes power in the circuit becomes half power in the circuit becomes half as compared to becomes half as compared to power at resonance becomes half as compared to power at resonance power at resonance become half as compared to power at रेजोनेंस में पावर सबसे ज्यादा होगा ना, क्योंकि पावर फैक्टर उसमें कितना था? 1 था। तो रेजोनेटिंग सर्किट में करंट मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है तो आई स्क्वायर आर मैक्सिमम है, तो पावर उसमें सबसे बढ़िया मिल रहा है। लेकिन उस पावर का आधा पावर कब होगा? उस फ्रीक्वेंसी का मैंने नाम रखा लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, आर द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, देन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं इसको? इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इधर ग्राफ बनाने के लिए ये जगह आप छोड़ दीजिए, नीचे लिखते जाइए साइड में। आई और ओमेगा का ग्राफ फिर से बनाना है हमें। कौन सा ग्राफ फिर से बन जाएगा? क्या यही ग्राफ फिर से नहीं आ जाएगा? ये क्या हो गया? आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम कब होगा? आई मैक्सिमम कब होगा? जब रेजोनेंस होगा उस समय आई मैक्सिमम होगा। नहीं, रेजोनेटिंग कंडीशन में करंट मैक्सिमम होगी, नहीं समझ में आ रहा है? आई मैक्सिमम होगा। अच्छा, पावर का फार्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो पावर आधा होने के लिए आई क्या होना चाहिए? आई बाई 2 करोगे तब तो 1/4 हो जाएगा। आई को इफ यू रिप्लेस आई बाई 2 तब तो 1/4 आंसर आएगा। लेकिन यदि मैं आई को रिप्लेस करूं आई बाई √2 से, तो फिर पावर कितना होगा? तो करंट पावर आधा होना मतलब करंट कितना होना? 1/√2 होना। पावर आधा, ये आप समझ रहे हैं? पावर आधा कब होगा? जब करंट कितनी हो जाए सर्किट में? मैक्सिमम करंट का बाई √2 1/√2 टाइम्स। तो इसके करेस्पॉन्डिंग आपको एक ही फ्रीक्वेंसी दिख रही है कि दो दिख रही है? कौन कौन सी? इस देखो, इस करंट के करेस्पॉन्डिंग तो एक ही फ्रीक्वेंसी है, जिसे ओमेगा आर कहेंगे, पॉइंट एक ही है। लेकिन जैसे क्वाड्रेटिक आप देखते हो ना, ग्राफ बनाते हो तो 2 बार कट करता है, 2 रूट्स मिलते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे है कि इस करंट के करेस्पॉन्डिंग एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार कट हो रहा है। तो एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से पहले होगी और एक रेजोनेटिंग के बाद होगी। 2 बार आया ना, 2 फ्रीक्वेंसी आया ना, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमने कहा लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो इनका जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस होता है, इन्हें हम बोलते हैं बैंडविड्थ। सभी अभी डिस्कशन करेंगे। और बैंडविड्थ का फार्मूला होता है, बैंडविड्थ का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू
आर बाई एल, आर बाई एल, बैंडविड्थ का फार्मूला बोलिए, आर बाई एल। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये फार्मूला हमें डेरिवेशन भी करना होता था, जिसको डेरिवेशन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आपको एक लाइन हिंट देता हूं, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के बाद भी आपको ये आंसर तो याद रखना ही है। बैंडविड्थ सॉल्व कर भी लेंगे तब भी आंसर याद करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर पावर आधा हो जाए, यानी करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट का कितना हो जाए, बाई रूट 2 हो जाए। अब क्योंकि ये करंट रेजोनेंस पे नहीं है, तो ये करंट बी बाई जेड से लिखा जाएगा, और मैक्सिमम करंट किससे लिखा जाएगा, बी बाई आर से। तो यहां से हमें मिल गया जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, बाकी सब कट गया, जेड स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2r स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, और एक्स हो गया ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी प्लस माइनस आर। तो अभी भी आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, ये ओमेगा में क्वाड्रेटिक दिख रहा है कि नहीं, तो एक बार ओमेगा 1 रख देंगे तो प्लस आर आ जाएगा, और ओमेगा 2 रखेंगे तो दूसरा वाला वैल्यू आ जाएगा माइनस आर। तो दो इक्वेशन आ जाएगी, दो इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें उन दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा। दो इक्वेशन आती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, एक बार प्लस आर एक बार माइनस आर, एक बार ओमेगा 1 और एक बार ओमेगा 2, तो दो इक्वेशन आती हुई दिख गई हमें। सॉल्व किया तो क्या आ गया, आर बाई एल। अभी आंसर ध्यान रख लेंगे, तरीका हल्का सा मैंने हिंट किया, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो थोड़ा सा हिंट किया, हालांकि मुझे फार्मूले की ही जरूरत है। अच्छा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्या ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2। कोऑर्डिनेट की नजरिए से देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नजरिए से देखिए, कोऑर्डिनेट के नजरिए से देखिए, ये ओमेगा आर आपको दिख रहा है, ये बैंडविड्थ हो गया डेल्टा ओमेगा, जैसे डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ। तो इसका आधा करके माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा, और आधा करके प्लस कर देंगे तो इधर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताइए, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में प्लस डेल्टा ओमेगा बाई 2 या फिर माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2। यदि आपके आंसर्स रेडियन पर सेकंड में है तो ये आंसर सही है, और यदि रेडियन पर सेकंड में नहीं हर्ट्ज में गिवन है तो मैं इसे लिख सकता हूं 2πf1, इसे 2πfr। समझ रहे हैं ना, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू तो फिक्स है ही ऑलरेडी, अपॉन 2π हो जाएगा, यानी एक तरह से, ठीक है ना, ओमेगा निकल गया तो एफ भी निकल गया ना। तो ये तो हो गया हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ। इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट और लिखिए, फिर इसको एक्सप्लेन और करता हूं। एक लाइन इसको और नोट करें पहले, इसी से जुड़ा हुआ, और वो है क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, जिसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या है। इट मेजर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस कर्व, शार्पनेस, ये रेजोनेंस कर्व बोलते हैं इसको, देखो इधर, इसको रेजोनेंस कर्व बोलते हैं। शार्पनेस मेजर करता है कि जैसे ये थोड़ा और ऊपर जाएगा तो और शार्प होगा, नीचे रहता तो फ्लैटनेस होगी, ठीक है ना। और इसका वैल्यू होता है, इसी हिसाब से डिफाइन होता है, ओमेगा आर अपॉन डेल ओमेगा। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या डिफाइन होता है, ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा। अब आप देखिए, ये पॉइंट्स जितने करीब होंगे, ये पॉइंट जितने करीब होंगे, जितना डेल्टा ओमेगा कम होगा, जो क्वालिटी फैक्टर होगा यानी शार्पनेस जो होगी उतनी ही ज्यादा होगी। और गिवन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो बैंडविड्थ होना चाहिए वो कम होना चाहिए। इसका क्या सेंस है, ये जो क्वालिटी फैक्टर मैं बता रहा हूं, ये एलसीआर रेजोनेटिंग सर्किट, रेडियो रिसीवर सर्किट में यूज होता है। आपका पूरा ध्यान, थोड़ा सा आप पूरा ध्यान रेडियो रिसीवर सर्किट पर लगाइए। आपका ध्यान कहां पर है, रेडियो पर ध्यान लगाइए। आप यदि पुराने रेडियो की बात करें, चाहे आज के डेट की बात, पुराने रेडियो में यदि आपने देखा होगा तो ऐसे बैंड बना होता था, घुमाते थे, वो लाइन ऐसे रहती थी, आगे पीछे चलती थी, देखा है या नहीं देखा है, नए जमाने के लोग हैं आप लोग। आपने तो क्या मोबाइल में हल्का सा फ्रीक्वेंसी सेट किया, 95 तड़का तड़का बजने लग गया। लेकिन फ्रीक्वेंसी सेटिंग तो इसमें भी करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी सेटिंग तो मोबाइल भी करते हैं, ठीक है ना। जो पुराने रेडियो होते थे उसमें क्या होता था, जब आप बैंड घुमाते थे तो बहुत ही ट्रेडिशनल लोगों ने जुगाड़ लगा के काम तो कर ही लिया था। वो क्या होता था, उसमें एक कैपेसिटर की प्लेट होती थी, और जब आप घुमाते थे तो दूसरी दूसरी कैपेसिटर की प्लेट सर्किट के अंदर, आप देखोगे रेडियो के अंदर तो ऐसे घूमेगी। एक प्लेट ये रही मेटल प्लेट, और दूसरी मेटल प्लेट ऐसे रोटेट हो रही है ऐसे, तो ओवरलैपिंग एरिया चेंज होगा ना, ओवरलैपिंग एरिया चेंज होगी। और कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ओवरलैपिंग एरिया चेंज होगी तो कैपेसिटेंस, जब कैपेसिटेंस चेंज होगी तो हमारे रेडियो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं। जब कैपेसिटेंस चेंज होगी तो हमारे रेडियो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वो अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग जो रेडियो स्टेशन हैं उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, उसके हिसाब से वो कैच करेगा। हर ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन की अपनी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है, वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी होती है, जो गवर्नमेंट से उन्हें मिलता है। स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं ना, स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है, ऐसा आप सुनते हैं ना कि अभी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। तो उसमें नीलामी जब होती है तो ये लोग स्पेक्ट्रम खरीदते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी बैंड मुझे चाहिए, ये इस टेलीविजन सिग्नल को चाहिए, ये मोबाइल कंपनीज को दी जा रही है, ये फ्रीक्वेंसी टेलीविजन सिग्नल को दी जा रही है, ऐसे होता है।
तो मान लीजिए आपने ये फ्रीक्वेंसी मैच किया और ये आ गया 100 हर्ट्ज। सपोज ये मेरे रेडियो सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, ये मेरे रेडियो सर्किट की। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाफ पावर क्यों पढ़ा है हमने। मैं इस पॉइंट पर बात करना चाह रहा था कि हाफ पावर ही क्यों, 1/3 क्यों नहीं है, 1/4 पावर। आपको मन में तो यही आ रहा है ना कि आधा पावर ही हमें क्यों पढ़ाया गया, क्या अभी थोड़ी देर बाद चौथाई पावर भी पढ़ाया जाएगा? भाई कोई ना कोई सेंस तो होगा ना, हाफ पावर सिलेबस में रखने का क्या मतलब है? इसी फ्रीक्वेंसी को हमें क्यों जानना है, कोई और क्यों नहीं, है ना? तो ये हम इंपॉर्टेंस को समझना चाह रहे थे। तो मान लीजिए ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपके सर्किट की है जो रेडियो में लगा हुआ है, ये 100 हर्ट्ज है। 100 हर्ट्ज पर पता लगा लखनऊ आकाशवाणी केंद्र भी है, तो जैसे ही आपके रेडियो में 100 आएगा तो लखनऊ ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन भी 100 है, तो तुरंत उसको कैच कर लेगा। यानी वो रेडियो सिग्नल क्या होगा, वो रेडियो सिग्नल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्नल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सिग्नल आ रहे हैं। रेडियो में एंटीना होता है, एंटीना मतलब मेटल रॉड, एंटीना मतलब मेटल रॉड। तो वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के सिग्नल आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करता हुआ आएगा, तो वो मेटल रॉड में इलेक्ट्रॉन को चला देगा। इलेक्ट्रॉन को चला देना मतलब सोर्स बन के आया ना, चला देना मतलब वो जो सिग्नल आया वो क्या है, वो एक तरह से एसी सोर्स बन गया। क्या बना वो एसी सोर्स बना, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस मेटल इस एंटीना में इलेक्ट्रॉन को चलाया है, उसने करंट दिया है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरे रेडियो सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमारे रेडियो सर्किट में करंट क्या होगी, पावर क्या होगी, मैक्सिमम हम कह सकते हैं सिग्नल रिसीव हो गया है। यानी उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग रेडियो में करंट सबसे ज्यादा है, बाकी की करंट नहीं है। आप देखते हैं क्या इस रूम में एक ही रेडियो सिग्नल मौजूद है या सारे मौजूद हैं? लेकिन एक समय में सारे सुनाई देते हैं या एक ही सुनाई देता है? कौन सा सुनाई देता है? जिसका रेजोनेंस होता है, जो मेरे सर्किट और जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी की मैचिंग होती है उसको सुनाई देगा। अब आपने ये समझ में आ गया ना? अब आपने प्रैक्टिकली क्या देखा होगा आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जैसे लखनऊ कैच कर रहा है किसी पॉइंट पर, आपने देखा होगा हल्का सा आगे घुमाओ, हल्का सा पीछे, वही स्टेशन कैच करता है, हल्का सा आगे हल्का सा पीछे। देखा है कैसा? आप डिजिटल में भी देख लेना, 92.7 पे आता है ना, एफएम आता है ना, आप 92.65 करके देखना, आवाज आने लग जाएगी। 92.65 करके देखना, आवाज आने लग जाएगी। हल्का साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन आवाज आना चालू हो जाती है। नाउ प्रैक्टिकली ये देखा गया, व्यवहारिक रूप से ये देखा गया कि जितना रेजोनेंस के समय पावर है, सिग्नल है, करंट है, उसका यदि आधा भी पावर सर्किट में है उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, आधा भी पावर है, तो भी वही स्टेशन कैच करता है, उसकी साउंड क्वालिटी ठीक ठाक मानी जाती है। कहां तक माना जाता है? आधे पावर तक। नाउ प्रैक्टिकली हैज बीन ऑब्जर्व कि आधे पावर तक हम मान के चलते हैं कि वही स्टेशन कैच कर रहा है। ये बात आपको समझ में आई? प्रैक्टिकली देखा गया। अब आधे पावर तक यदि वो पर्टिकुलर स्टेशन कैच कर रहा है, तो आधे पावर तक कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी रेंज होगा। वो फ्रीक्वेंसी रेंज उस रेडियो स्टेशन की बैंडविड्थ कही जाएगी। क्या कही जाएगी? वो उस रेडियो स्टेशन की बैंडविड्थ है कि वो इसी रेंज में भेज सकता है। समझ गया? अब आप ये मुझे बताइए कि जब जब कम्युनिकेशन की चर्चा होगी, टेलीकम्युनिकेशन की बात होगी, रिलायंस का नाम आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलिए, आएगा या नहीं आएगा? तो बैंडविड्थ का फार्मूला रिलायंस होगा कि नहीं होगा? ऊपर आर नीचे बैंडविड्थ का फार्मूला रिलायंस तो नहीं बोलोगे ना? बैंडविड्थ इज इक्वल टू रिलायंस। अच्छा अब इधर आइए मैंने आपसे कहा कि क्वालिटी अच्छी हो, थोड़ा आप बताइए मुझे कि क्वालिटी अच्छी हो तो गिवन रेडियो स्टेशन की बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, ज्यादा कि कम? थोड़ा सोच के बताना। कम होना चाहिए। आप शायद कम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जिससे किसी दूसरे से मैचिंग ना हो जाए, ओवरलैपिंग ना हो जाए। आप सोचिए, मान लीजिए लखनऊ आकाशवाणी केंद्र 105 तक कैच कर रहा है, सपोज इसकी बैंडविड्थ मान लो 5 तक है, और 105 हर्ट्ज पर पता लगा गोरखपुर आकाशवाणी केंद्र है। क्या होगा? जैसे ही 105 पर पहुंचेगा तो लखनऊ और गोरखपुर दोनों एक साथ मैच करके, ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, दोनों कार्यक्रम आने लगे। अब पता लगा लखनऊ आकाशवाणी केंद्र से आ रहा है फिल्मी गानों की फरमाइश, और गोरखपुर आकाशवाणी केंद्र से आ रहा है आलू की बुआई कैसे करें और उस पर दवाओं का छिड़काव कैसे हो। यदि दोनों कार्यक्रम इमेजिन कीजिए एक साथ रेडियो में बज रहे हो, तो फिल्मी गानों पर दवाओं का छिड़काव होगा कि नहीं होगा? अब बताइए उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बैंडविड्थ कम की ज्यादा? बैंडविड्थ कम की ज्यादा? आपको याद रखना है कि हमें हमारे रेडियो की क्वालिटी ट्यूनिंग अच्छी रखनी है। दिस इज रिलेटेड टू ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो, क्वालिटी अच्छी रखनी है। सो फॉर गिवन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? तो कभी भी यदि आपको भूले कि ऊपर नीचे क्या है, रेजोनेंस से जुड़ा हुआ दो ही टर्म है, एक बैंडविड्थ और एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऊपर नीचे ये जो रेशियो होता है ये क्वालिटी डिफाइन होती है, तो बैंडविड्थ कम क्वालिटी अच्छी, ध्यान रहेगा। आगे देखिए ये हो गया ओमेगा आर, डेल्टा ओमेगा हो गया रिलायंस, तो आर यहाँ एल यहाँ। ये फार्मूला जेई मेन में 2 बार आ चुका है, सिर्फ फार्मूला बताओ 4 नंबर ले जाओ। क्वालिटी फैक्टर वही है कि आए तो आसान ना आए तो कठिन, आप समझते हैं इस बात को, पढ़ा है आए तो आसान, आसान और कठिन की कोई डेफिनेशन में मानता नहीं हूं। और ये भी मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई भी चीज आसान होती नहीं, आसान बनाना पड़ता है अपनी मेहनत से, अपने काम से, दिन रात मेहनत करके आसान बनाया जाता है। आसान आसान होता कुछ भी नहीं है, कहने की चीज है। ठीक है, तो बताइए ये फार्मूला ध्यान हो गया? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये तो फार्मूला एज इट इज एग्जामिनेशन में आए हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेरा मन है कि एल और सी और आर के टर्म में क्वालिटी डिफाइन किया जाए। तो एल बाई आर, लस्सी अभी पियेंगे, रुक जाओ बस थोड़ी देर रुको। ओमेगा आर की वैल्यू बताओ, 1/√, लस्सी ओमेगा आर, तो Q इज इक्वल टू हो गया 1/R। L को अंदर ले लो ब्रैकेट में, अंडरवुड में, तो L एक L कैंसिल हो गया, 22C हो गया ना। तो क्वालिटी फैक्टर भी में भी है तो लस्सी, लेकिन लस्सी गिरी हुई है, देखो सी नीचे है ना, लस्सी गिरी हुई है, इसको हम गिरी हुई लस्सी बोलते हैं। पहले लस्सी रखी हुई थी ढकी हुई,
इसमें देखो ढकी हुई रखी हुई लस्सी थी, और अभी क्या हो गया, लस्सी लस्सी गिर गई आपके सामने, यहाँ टेबल पर गिलास में लस्सी भर के रखी जाए, उसकी क्वालिटी कैसे पता करेंगे? देख के पता करेंगे, थोड़ा तो गिरना पड़ेगा ना। तो इस बार क्या पहचान कर रहे हैं आप लस्सी की? लस्सी का पता क्या कर रहे हैं? क्वालिटी कैसे पता करोगे? तो लस्सी गिरी होगी, कंफर्म हो गया, तो क्वालिटी की पहचान गिरी हुई लस्सी से होगी। थोड़ा ढक के पीना, नहीं कोई देखेगा, नजर लग जाएगा, तो ढक के है ना। तो अंडर रूट, अच्छा आपने लस्सी पिया और आपने बहुत रेजिस्टेंस ऑफर किया, नहीं 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 नहीं, नहीं पीना। इफ यू ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस तो क्वालिटी, और डकार के पता ही नहीं चला। आपने कम रेजिस्टेंस ऑफर किया तो क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है? फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला बोलिए, 1/R, भूलना नहीं है इसको। फॉर गुड ट्यूनिंग, फॉर गुड ट्यूनिंग क्वालिटी फैक्टर क्या रखना होगा आपको सर्किट का? हाई। फॉर गुड ट्यूनिंग क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट मस्ट बी हाई। क्वालिटी फैक्टर सर्किट का अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में खूब आता है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों ऑप्शन में एलसीआर 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 सबकी वैल्यूज गिवन है, और आपसे पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन। जैसे ही गुड कम्युनिकेशन के लिए, जैसे ही आपसे बात किया जाए गुड ट्यूनिंग गुड कम्युनिकेशन, तो उस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, हाई होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर। तो आप चारों ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, एक नहीं चारों ऑप्शन का आपको ये वैल्यू क्योंकि गिवन है तो चारों ऑप्शन का निकाल लेंगे। जिस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर आपको अच्छा नजर आया, हाईएस्ट वैल्यू नजर आएगी, उस पर निशान लगा के 4 नंबर ले लेना होगा। ये समझ में आ गया? यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। रेजोनेटिंग सर्किट का ये बहुत जबरदस्त यूज होता है, वोल्टेज मैग्नीफाई हो जाता है, वोल्टेज मैग्नीफाई हो जाता है। रेजोनेटिंग सर्किट का ये जबरदस्त एप्लीकेशन है। आप 100 वोल्ट को 1000 वोल्ट बना सकते हो, 100 वोल्ट को 1000 वोल्ट बना सकते हो। आप कहोगे फिर तो मजा आ गया, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस चलता है, टोटल वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअली वोल्टेज मैग्नीफाई हो जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? वोल्टेज अक्रॉस एल और सी एट रेजोनेंस। दोनों क्यों लिखा? क्योंकि दोनों सेम है क्या? एल पर लिखें चाहे सी पर लिखें, दोनों वोल्टेज एक ही होगा कि नहीं? वोल्टेज अक्रॉस एल और सी एट रेजोनेंस। बताओ किसके रेस्पेक्ट में मैग्नीफाई पता करोगे कि एल और सी का वोल्टेज सोर्स के रेस्पेक्ट में कितना गुना हो गया? यही तो मैग्निफिकेशन है, और क्या है मैग्निफिकेशन? तो डेफिनेटली डिवाइडेड बाई वोल्टेज ऑफ द सोर्स, वोल्टेज ऑफ द सोर्स। लेकिन जिस समय रेजोनेंस हो रहा होता है, यानी मैं इसको कह सकता हूं बीएल और बीसी एट रेजोनेंस, बीएल और बीसी एट रेजोनेंस, और क्योंकि बात रेजोनेंस की हो रही है तो सोर्स का वोल्टेज बी आर होगा। ये नहीं समझ में आया क्या? जिस समय रेजोनेंस होता है उस समय एलसी कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है, तो जो भी सोर्स का वोल्टेज होगा वो कहाँ मिलेगा आपको? वो पूरा का पूरा वोल्टेज रेजिस्टेंस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो दिस इज बी एल बी सी, यू कैन से दिस इज एक्सएल और एक्सी, आई एक्सएल एंड दिस इज आई आर। और एक्सएल बाई आर क्या है? एक्सएल बाई आर क्या है, पहचान रहे हो ना? दिस इज एक्सएल बाई आर। ये क्या चीज है? क्वालिटी फैक्टर। दिस इज क्वालिटी फैक्टर मींस वोल्टेज मैग्निफिकेशन क्वालिटी फैक्टर के बराबर होता है। इसका मतलब बी एल और बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू टाइम्स ऑफ द बी ऑफ द सोर्स। बोलो, यानी एल और सी का वोल्टेज कितना गुना हो जाएगा? क्यू टाइम्स हो जाएगा कि नहीं? जितना क्वालिटी फैक्टर सपोज 10 है तो 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना? क्वालिटी फैक्टर 10 है तो कितना गुना? 10 टाइम्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? इट बिकम्स 10 टाइम्स। ऑलराइट, लास्टली एक पॉइंट और लिख दो, फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ये यूज कहां कहां पर है। लास्ट लाइन, सीरीज एलसीआर सर्किट। लास्ट लाइन लिखिए, सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट act as a receiver circuit, act as a receiver circuit and used in radio, TV, etc. Series LCR circuit act as a receiver circuit. Yes, receiver signal को receive करता है, is act as a receiver circuit and used in radio, TV, etc. इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। तो सबसे पहले रेजोनेंस का क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन में से सर्किट को देख के जो बताया जाता है वो आप लिखेंगे। थोड़ा सा ऊपर 2 लाइन जगह छोड़े रखना, बोल्ट मीटर लगाऊंगा ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से गिना जाता है। ये एसी सोर्स है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और रास्ते में यहाँ एमीटर भी लगा हुआ है। एल पर एक वोल्ट मीटर लगाया है हमने B1। देखो वोल्ट मीटर B1 कहाँ लगा है? एल एल के क्रॉस लगा हुआ है, तो किसका वोल्टेज पड़ेगा?
सी पर एक वोल्ट मीटर लगा है, B2 ये किसका वोल्टेज पड़ेगा, सी का। आर पर एक वोल्ट मीटर लगा है, ये आर का पड़ेगा। एक वोल्ट मीटर यहाँ और लगा हुआ है, ये देख के बताओ किसका वोल्टेज पड़ेगा, B4 किसका पड़ेगा, LC कॉम्बिनेशन का पड़ेगा, ठीक है ना। एक वोल्ट मीटर यहाँ और लगा हुआ है, ये किसका वोल्टेज पड़ेगा, भालू की सी आर का पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी आप क्वेश्चन लिख लो, आगे लिख लो आप। दिस इज B5 एक्चुअली, दिस इज B5, B5। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि 2-3 मंजिला बिल्डिंग बन गया है, लेकिन सही बात तो ये है, इधर देखो, ये ध्यान से देखो, ये सीरीज LCR सर्किट है कनेक्टेड विद AC सोर्स। बाकी वोल्ट मीटर है, वोल्टेज नापने आए हैं, अभी चले जाएंगे। इनको निकाल के रख देना है, ये नहीं कि लाए हैं तो ले ही रखेंगे, लौटाएंगे नहीं। इन गिवन सर्किट, इन गिवन सर्किट, इन गिवन सर्किट, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर B1 and B2 are, reading of voltmeter B1 and B2 are 300 volt each, 300 volt each. Reading of voltmeter B1 and B2 are 300 volt each, comma, find reading of ammeter, find reading of ammeter, comma, voltmeter B3, B4, B5, B3, B4, B5, क्या लिखा, find reading of ammeter B3, B4 and B5, full stop. Also calculate capital L, capital C. Also calculate मतलब क्या क्या बताना है, L और C की वैल्यू भी बतानी है। तो ये बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, तमाम सारे पैरामीटर हैं इसमें, एक एक करके सारी बातें करनी है आपसे। जो जो आपको समझ में आया वो मुझे बताना शुरू करो। किसका किसका रीडिंग सेम है, तो 1 मतलब क्या, B2 मतलब क्या, DC, ये कितना गिवन है, 300 वोल्ट। तो इससे एक बात आपको पता चल गया होगा कि B सोर्स कितना हो जाएगा, √BR² प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर, लेकिन ये तो टर्म 0 हो जाएगा। सोर्स मतलब 200 और ये हो जाएगा BR, और BR मतलब R का वोल्टेज कौन पड़ेगा, तो B3 की वैल्यू 200 आ गया, ये समझ में आया। ठीक है। अच्छा, BL BC इक्वल है तो आपको ये नहीं पता चला कि XL और XC भी इक्वल हो जाएगा, और XL XC इक्वल होगा तो Z सिर्फ R के इक्वल होगा, और Z सिर्फ R होगा तो करंट D/Z होगी या B/R होगी। तो B है यहाँ पे 200, R है यहाँ पे 10, तो कितनी करंट फ्लो करेगी, 20 एम्पियर। ये किसका रीडिंग मैंने बता दिया, तो एमीटर की रीडिंग मैंने बता दिया, B3 की बता दी, दो बातें मैंने बता दिया है, नहीं समझे क्या, कोई डाउट, ठीक है। अब आप मुझे B4 बताने जा रहे हैं। जीरो कितने लोग बता रहे हैं, हाथ उठाएं, 0। पहले आप बताओ B4 क्या पढ़ेगा। आप इस चैप्टर में जानते हैं वोल्टेज एक का बताना है तो बहुत अच्छी बात है, कॉम्बिनेशन का वोल्टेज मतलब वोल्टेज समेशन, और समेशन बिना फेज एंगल देखे किया नहीं जाता है। आप जानते हैं कि L का वोल्टेज ऊपर होता है और C का वोल्टेज नीचे होता है, तो L और C के वोल्टेज में कितना फेज एंगल होता है, पाई का फेज डिफरेंस चलता है, सही है, पाई का फेज डिफरेंस चलता है L और C में। तो अब आप बताओ B4 क्या पढ़ेगा, इसका रिजल्टेंट पढ़ेगा, यानी BL माइनस BC पढ़ेगा, और BL है 300, BC है 300, तो ये कितना पढ़ेगा, 0 वोल्ट पढ़ेगा। आप हमारी बात समझ गए हो तो B5 बताओ, B5। हाँ आने दो, रूट में उससे क्या फर्क पड़ता है, बस रूट में आए ये बताओ, रूट में किसका आंसर आ रहा है, रूट में कहां से आने लग गया, आ रहा है क्या रूट में, ध्यान से देख के बताओ, ध्यान से देख के बताओ B5 क्या पड़ेगा, B5 क्या पड़ेगा ये ध्यान से देख के बताओ। CR सर्किट का वोल्टेज पड़ेगा, तो CR सर्किट का कॉम्बिनेशन पड़ेगा, कॉम्बिनेशन मतलब उसको फेज एंगल देख के जोड़ के बताना पड़ेगा हमें। अब जोड़कर बताने के लिए कैपेसिटर रेजिस्टेंस का वोल्टेज हम करंट के साथ बनाया करते हैं, और कैपेसिटर का वोल्टेज हम नीचे बनाया करते हैं, तो दिस इज कैपेसिटेंस वोल्टेज BC। अब बताओ CR कॉम्बिनेशन का नेट वोल्टेज कितना होगा, दिस इज B5 ना, तो B5 बेसिकली इज अ रिजल्टेंट ऑफ, B5 इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज CR, C और R का कंबाइंड वोल्टेज जो कि 90 डिग्री पर है, तो ये हो जाएगा √BR² प्लस कितना, BC²। ये थोड़ा सा आदत कम रहती है, ये हमें आदत डालनी है। BR कितना है, इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज इज 200², और BC है 300², तो दिस इज योर 100 रूट कितना 13, यही आ रहा था आंसर, समझ गए। अब क्या बचा है सॉल्व करने के लिए, L और C और बताना है। तो L के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, L के बारे में वोल्टेज की नॉलेज तो है ना कम से कम,
एल के बारे में कम से कम एल का वोल्टेज की तो नॉलेज है ना कम से कम आपको। तो वोल्टेज कैसे लिखा जाएगा, आई एक्सएल, और आई और एक्सएल लिखा जाएगा 2 पाई एफ एल। ये ठीक है। आई की वैल्यू है 20, दिस इज योर 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है 50, और ये हो गया एल, तो ये हो गया 300। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3/40 पाई, कितना 50 दूना 100, ये कैंसिल हो गया। 3 कितना भाई बताओ ना, 20 की 40, 20 ही आएगा, सही कह रहे हो। तो 3/20 पाई हेनरी, ये सही है। तो एल की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह से कैपेसिटेंस के बारे में क्या ज्ञान है आपको, उसका भी तो वोल्टेज पता है। तो आई एक्स सी इज 300 एंड दिस इज एक्स सी इज 1/2 पाई एफ सी इज इक्वल टू 300। और अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 20, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50 और सी ये 300। तो अब आप यहां से सी की वैल्यू निकाल लोगे क्या, सी की वैल्यू पा जाओगे। हाँ ठीक है, 2/पाई या कुछ ऐसे आ जाएगा ना। ठीक है, आ गया ना आंसर, मतलब हो गया ना, बात खत्म हो गई ना, समझ में आ गया। हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इसमें बहुत सारी बातें सीखने को थी इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में। कॉम्बिनेशन का वोल्टेज भी लिखना सीखा आपने। फिफ्थ पॉइंट का लास्ट स्टेप, B5। B5 इसका मतलब, B5 का मतलब बताना है इसका मतलब। तो B5 में जो CR है, BR और ये हो गया BC, तो C और R का कॉम्बिनेशन वोल्टेज जो हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा BC² प्लस BR²। 90 डिग्री फेज पर है कैपेसिटेंस का वोल्टेज और रेजिस्टेंस का वोल्टेज, वो 90 डिग्री फेज पर है। क्या है, 90 डिग्री फेज पर है, तो इसलिए नेट वोल्टेज आ जाएगा अंडर रूट BC² प्लस BR²। ये है आपका B5। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। A series LCR circuit, a series LCR circuit अच्छा, वोल्टेज मैग्निफिकेशन, एक मिनट रुकना। वोल्टेज मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि सोर्स के रेस्पेक्ट में एल और सी का वोल्टेज कितना गुना हो गया। तो बीएल एंड बीसी एट रेजोनेंस अपॉन सोर्स वोल्टेज, और बीएल बीसी अपॉन सोर्स का वोल्टेज रेजिस्टेंस के वोल्टेज के इक्वल होगा जब रेजोनेंस होगा। ठीक है, और वो आपने सॉल्व किया तो XL/R आ गया, एंड XL/R इज अ क्वालिटी फैक्टर। तो जितना क्वालिटी फैक्टर होगा उतना गुना वोल्टेज मैग्नीफाई हो जाएगा। क्या लिखा इन अ सीरीज, क्या, अ सीरीज एलसीआर सर्किट, अ सीरीज एलसीआर सर्किट, L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी, R 1 ohm, C 1 microfarad, C 1 microfarad is connected with is connected with is connected with an AC source of variable frequency, is connected with an AC source of variable frequency, AC source of variable frequency, full stop. At what frequency of source, at what frequency of source, at what frequency of source current in the circuit is maximum, at what frequency of source current in the circuit is maximum, current in the circuit is maximum, बता सकते हैं किस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगी। करंट मैक्सिमम मतलब समझे, आई मैक्सिमा एम्प्लाइज जेड मिनिमा, और जेड मिनिमा एम्प्लाइज फ्रीक्वेंसी। जेड मिनिमा कब होता है, जब एक्सएल इज इक्वल टू, जेड मिनिमा होता है जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और ये सॉल्व करने पर फ्रीक्वेंसी क्या आती है, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट विल बी मैक्सिमम। तो दिस इज 1/2 पाई, एल कितना है 10 मिली हेनरी माइनस 3, सी है 1 माइक्रोफेरेड, तो ये कितना आ जाएगा 10⁴/2 पाई, 5000/पाई आएगा क्या, 5000/पाई हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है ना, क्लियर। in previous question in previous question find quality factor of the circuit, in previous question find quality factor of the circuit, find quality factor of the circuit, in previous question find quality factor of the circuit, 100। क्या फार्मूला यूज किया आपने, Q इज इक्वल टू 1/R
अंडर रूट एल बाई सी, यही वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। 1/1, एल है 10 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस है 1 × 10⁻⁶, तो कितना आ गया 100 ना। इसका मतलब ये वो सर्किट है जिसका क्वालिटी फैक्टर 100 है, यानी सोर्स का जितना भी वोल्टेज होगा कैपेसिटर का वोल्टेज कितने टाइम्स कर देगा ये, 100 टाइम्स। इंडक्टर का वोल्टेज कितना कर देगा, 100 टाइम्स। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी है ना, क्वालिटी फैक्टर टाइम्स है ना, कितने गुना, 10 गुना 20 गुना। क्वालिटी फैक्टर आपने क्या फार्मूला लिखा है, ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा, फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। क्वालिटी, अगला क्वेश्चन लिखें, अब तो क्वेश्चन देखकर भी क्वालिटी फैक्टर लग रहा है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अ सीरीज एलसीआर सर्किट, a series LCR circuit is connected with an AC source as shown in figure. A series LCR circuit is connected with an AC source as shown in figure. Full stop. In this circuit, current leads with voltage. क्या हुआ, करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है। करंट लीड्स विथ वोल्टेज, करंट लीड्स विथ वोल्टेज, समझ गए ना, करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है। फुल स्टॉप। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, what should be value of capacitance of a capacitor should be connected along with C, should be connected along with C to get power factor, unity, to get power factor unity. आपके आंसर ओमेगा एल और सी के ही टर्म में होंगे। ऑफ कोर्स आंसर किसके टर्म में, ओमेगा एल सी के टर्म में ही होंगे डेफिनेटली। ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में ये भी रहता है कि सीरीज में जोड़ेंगे कि पैरेलल में जोड़ेंगे, ये भी आपको डिसाइड करके बताना होगा कि इस कैपेसिटर के साथ आप पैरेलल में लगाकर अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे कि इस कैपेसिटर के सीरीज में लगा के। पैरेलल में क्यों, एक्सी कम करना है। कई लोगों ने सीरीज पैरेलल आप लोग डिसाइड बहुत जल्दी कर लिए भाई, बहुत अच्छा। क्या सॉरी सर, सॉरी सर मत बोलो, जो पहले थे उसी बात पर बने रहो, उसको समझो। सॉरी, पहली बात पर बने रहो, पहली बात पर बने रहो और उसको दोबारा समझो। जो पहली बात आपने बोला था वो बिल्कुल करेक्ट बोला था, बाद में बुद्धि प्रयोग कर लिया इसलिए गड़बड़ हो गया। शुरू में जो था वो फर्स्ट रिएक्शन बहुत सही आया था दिमाग में, फिर हम क्या वो ऊट पटांग इधर उधर दिमाग में सोचने लगे कहीं गड़बड़ हो गया, फिर अपने ऊपर भरोसा खो बैठे हम। भरोसा मत हो, बने रहो उसी बात पर। वो आपने बिल्कुल करेक्ट बोला था और एक्सी घटाना है ये सही बोला था, दोबारा सोचिए। तो जब पैरेलल की इतनी तरफदारी हो रही है तो अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचा है ना, पैरेलल की कुछ ज्यादा तरफदारी नहीं हो गई। एक मिनट, सेंस आई लीड्स विद बी, कौन सा सर्किट है ये, कैपेसिटिव। इसका फेजर डायग्राम फिर आप कैसे बनाएंगे, आई है तो आर है और आई आगे है मतलब वोल्टेज पीछे है, वोल्टेज पीछे है मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, करंट आगे है वोल्टेज पीछे है तो वोल्टेज क्लॉकवाइज। ये वोल्टेज इधर घसीट के कौन लाया है, जब बीसी बड़ा रहा होगा। क्या मैं कह सकता हूं बीसी ग्रेटर देन बीएल रहा होगा इस सर्किट का, गिवन सर्किट का बीसी बीएल से बड़ा रहा होगा, कंफर्म है। इसका मतलब एक्ससी एक्सएल से बड़ा है। जब तक ये एक्ससी बड़ा रहेगा सर्किट का पावर फैक्टर 1 पा ही नहीं सकते। 1 कब आता है, जब, अब थोड़ा मन में सोचो कि सपोज ये 10 ओम है, बेटा सुनो, सपोज ये 10 ओम है, कौन 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 10 ओम है, एक्सएल दिमाग में बैठाओ 10, तो ये 12 है, तो एल को तो कुछ करना ही नहीं है, तो वो तो 10 का 10 ही रहेगा, तो एक्ससी को क्या करना। सो टू गेट पावर फैक्टर यूनिटी, पावर फैक्टर 1, एक्ससी क्या करना होगा, कम करना होगा। हेलो, और आप ये भी जानते हैं कि एक्ससी होता है 1/ओमेगा सी, तो एक्ससी कम करना होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रहा है समझ में आपको। इसका मतलब ये एल तो एल रहेगा, कैपेसिटेंस के साथ में सी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल की सीरीज। तो ये आपका फाइनल सर्किट होगा पावर फैक्टर यूनिटी वाला। तो लेट सपोज कितना ऐड किया, कैसे, सीरीज की पैरेलल, तो पैरेलल में ऐड करना होगा। तो अच्छा, जब पैरेलल में ऐड कर लिया तो वो एक्ससी, हेलो, वो एक्ससी रह गया कि एक्ससी डैश बन गया, बदल गया ना, मतलब नाउ एक्ससी डैश बिकम्स एक्सएल ना। सो एक्ससी डैश इज 1/ओमेगा सी, सी इज सी प्लस सी डैश।
बदल चुका है ना, अब तो बराबर वाला काम हो रहा है, जोड़ दिया ना मैंने, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरा कर दिया है। एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो यहां से हमें मिला सी प्लस सी डैश इज 1/ओमेगा स्क्वायर एल ना, तो यहां से सी डैश इज इक्वल टू हो गया 1/ओमेगा स्क्वायर एल माइनस सी, दिस इज 1 - ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल। 3-4 साल पहले ऑनलाइन का आया हुआ ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको भी ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। ये ठीक है ना, कुछ सीखने के लिए था। तो आप बताओ यहाँ मैं क्या कहूँ कि सी डैश कनेक्शन कनेक्टेड इन पैरेलल ना, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट रन पर हमें 20-30 मिनट, 15 से 20 मिनट हमें एसी चैप्टर में बिताना है। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज 1, कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस करें पहले, 1 और 2? केवल 1, केवल 1। तो चलो केवल 1 डिस्कस कर लेंगे, आपको मौका मिलेगा तो थोड़ा फोर्थ भी देख के आइएगा, कुछ भी क्वेश्चन लगेगा डाउट तो एक आध तो पूछ लेना, मैं फिर डिस्कस करूंगा। तो कल हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे, 2 या 4 में से नहीं पूछोगे तो बाद में करेंगे डिस्कशन। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि एक बहुत ही छोटा और स्कोरिंग चैप्टर है, एक टर्न का चैप्टर, लगभग लगभग क्वेश्चन लेकर 2 टर्न, क्वेश्चन लेकर 2 टर्न। लेकिन ऐसा कोई जेई मेन का पेपर नहीं बनता होगा, 25 पेपर आया होगा तो 25 सेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया होगा। बहुत ही छोटा चैप्टर, आप सोचिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 16-17 टर्न पढ़ते हैं तब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 टर्न पढ़ना, 1 टर्न क्वेश्चन करना और 1 क्वेश्चन हासिल कर लेना। ऐसा कोई जेई मेन का पेपर नहीं जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट टर्न आगे, लेक्चर एंड करूं स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेक्चर एंड करूं तो आई थिंक फ्राइडे सैटरडे तक अपना सिलेबस फिनिश हो जाएगा मुझे लग रहा है, यदि रेगुलर क्लासेज रही तो।